नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेड यूनियन पल्स पर हार्दिक स्वागत है। मैं आज एक बार फिर से मुखातिब हूँ हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय श्री जहीर अहमद जी से एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर, जो कि कई कर्मचारी अक्सर, चलिए समाधान की तो बात बाद में आएंगे, कई बार कई कर्मचारी उसके कॉन्सेप्ट को ही लेकर के पूछते रहते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं सर आपका। आज हम बात करना चाहते हैं, एक जो मुद्दा है बंचिंग। ये शब्द आप अक्सर सुनते होंगे, बंचिंग। तो सबसे पहला तो सवाल सर यही है कि बंचिंग इन जनरल कॉन्सेप्ट है क्या, ये बंचिंग है क्या। उसके बाद आगे हम बिंदुवार तरह से आगे बढ़ेंगे सर। देखिए बंचिंग के लिए बहुत सिंपल सी चीज़ है बंचिंग को समझना जी। कि जब भी वेज विजन होते हैं हम्म। उसके अलावा और कहीं पर भी बंचिंग की समस्या को समस्या नहीं कहा जाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और डी जो है हमारे डीपी की तरफ से जो गाइडलाइन या फिर जो भी समय समय पर जो है इंस्ट्रक्शंस निकलते रहे इसके रिगार्डिंग, समस्या जो मानी गई है वो यही मानी गई है कि जब वेज विजन होगा तो वहां पर जूनियर और सीनियर जब एक ही बेसिक पे को पर जो है दोनों का निर्धारित होगा, एक ही बेसिक पे जूनियर और सीनियर दोनों का अगर निर्धारित हो जाता है तो इस समस्या को बंचिंग की समस्या कहते हैं। अच्छा। ठीक है, ये सिर्फ वेज विजन के ही कंडीशन में होगा, वेज विजन के। और ये होता कब है ये भी बता दूं, ये होता तभी है जब पे स्केल बनती है। पे स्केल जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो पे स्केल खुद से बना देता है एम्प्लॉयज के। डीपीई जो है वो एग्जीक्यूटिव्स और नॉन यूनियनाइज सुपरवाइजर्स के जो है खुद ही जो है डिफाइन करके ही भेजता है। जैसे आप 3/8/2017 की गाइडलाइन में जब देखेंगे तो उसमें ये चीज, जो उनका पे स्केल, जैसे अपने यहाँ जो मैनेजर्स की पे स्केल ये लोग बता, E1 स्केल हम लोग जो है फॉलो करते हैं, तो E1 स्केल 40,000, E2 स्केल 50,000, ऐसे मतलब ऐसे चलता है ना, जो पहले से निर्धारित हो गया। निर्धारित करते वक्त उन्होंने बना लिया कि इतना बेसिक पे दिया जाना है। उसके साथ उन्होंने जो है फिटमेंट फैक्टर को जो है बनाया। फिटमेंट फैक्टर इतना परसेंट फिटमेंट फैक्टर होगा, जो पहले से एफसीआई में या पहले से ही किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होंगे लोग, तो उनके जो पुराने बेसिक होंगे उनमें कितना जो है इनहेंसमेंट होगा। जो पे स्केल जो है जो डिजाइन हुआ है वो हुआ है उस स्केल का स्टार्टिंग। यानी उस स्केल पर कोई बाहरी अगर एम्प्लॉय बन के आता है, कोई कैंडिडेट एग्जाम दे करके आता है, तो उसका इनिशियल जो स्टार्ट होगा वो होगा उस जगह से। जैसे अगर आपने एफसीआई की केस ले लें, एफसीआई केस में अगर कोई एम्प्लॉय जो है बन के आता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तौर पे, तो उसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो 40,000 रुपया है। 40,000 रुपए से वो स्टार्ट करेगा। अब उसी के अगेंस्ट में अब देखो जा करके वहां पर अपने यहाँ कोई पता चला कि कोई एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय पहले से ही जो है अगर जो है वो ऑन सीनियरिटी, हम देखते हैं ऑन सीनियरिटी उसको जो है प्रमोशन मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे कोई व्यक्ति अपने यहाँ कोई मैनेजर बना होगा उस टाइम पे, कोई पहले से मैनेजर है जिस टाइम पे वेज विजन हो रहा है उसी साल, उसका क्या है फिटमेंट फैक्टर कितना लग रहा है? 15%। उसके बेसिक और डीए को जोड़ने के बाद, उसके फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद जो उसका बेसिक बन के आएगा वो उसको बेसिक उसका जो है वेज विजन बन गया। ये समस्या तभी उत्पन्न होती है जब पे स्केल डिजाइन करने और फिटमेंट फैक्टर के बीच में डिफरेंस हो, इस तरह से कि पे स्केल ज्यादा जो है इनहेंसमेंट ले रहा हो और जो फिटमेंट फैक्टर है वो कम मिल रहा हो, तब ये समस्या उत्पन्न होती है, जो कि हमारे यहाँ। अच्छा, ये तो था एक जनरल कॉन्सेप्ट की बंचिंग है क्या। अब सवाल ये उठता है सर कि ये बंचिंग हमारे खुद के यहाँ एफसीआई में किस प्रकार आई और किस स्वरूप में आई, तो उस पर एक प्रकाश एक बार डालिए सर। देखिए यहाँ जो है अपने इस बात के माध्यम से मैं अपने जो नए कर्मचारी हमारे एफसीआई के अंदर, उनको भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। अभी वो इसका पार्ट नहीं है जी, अभी वो बंचिंग की समस्या का पार्ट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भविष्य में उनका वेज विजन नहीं होगा। अब जब नया वेज विजन जो 2027 से ड्यू होगा, तो उसके बाद समस्या कैसे बन के आएगी नहीं पता है, तो उनको इस बारे में जानकारी रखनी चाहिए, उनको अच्छे से इस बात को समझना भी चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो जब हम एफसीआई को देखते हैं, एफसीआई एक सेंट्रल पीएसयू है जी। पीएसयूज में कर्मचारियों को दो तरीके से बांटा गया है। डीपीई की गवर्निंग में जो है ये सारी चीजें चल रही होंगी वेज विजन की,
लेकिन डीपीई दो तरीके से वेज रिवीजन करवाता है। अच्छा। एक होता है एग्जीक्यूटिव जो होते हैं किसी डिपार्टमेंट के अंदर उनका, या नॉन यूनियनाइज जो लोग हैं, जो यूनियन के पार्ट नहीं है, जो वर्कमैन नहीं है, या फिर जो भी मान लें आप यूनियन के नहीं है जो, तो उनके लिए वो क्या करता है कि वो अपनी जो गाइडलाइन जारी करता है उसी में पे स्केल पहले से ही बना के रखता है। ठीक है, तो मैंने अभी पीछे भी बताया आपको, जब पे स्केल बना रहा होगा तो वो फिर उसी तरह से उसको बंचिंग को जो है होना कैसे होनी है, कैसे आएगी, ये सब चीजें वो खुद देख लेता है उसमें। अब बात आती है कि हमारे एफसीआई के पर्सपेक्टिव में क्यों हो गई बंचिंग की समस्या। दूसरा साइड जो है वेज रिवीजन का, दूसरे जो लोग हैं जो यूनियनाइज्ड हैं, जिनके लिए वेज रिवीजन 3/8/17 की गाइडलाइन के अनुसार नहीं होगा, उनके लिए अलग से एक निर्देश जारी हुआ था 24 नवंबर 2017 को। उसमें सिंपल सी बात होती है कि मैनेजमेंट को ये निर्देश होता है डीपीई की तरफ से कि आप जो भी आपकी ट्रेड यूनियन है, जो रिकॉग्नाइज्ड ट्रेड यूनियन है, उनके साथ आप नेगोशिएशन स्टार्ट कर सकते हैं एम्प्लॉइज के लिए। उसमें शर्तें बस ये रख दी जाती हैं कि जो आपके यहाँ एग्जीक्यूटिव्स जहां से स्टार्ट हो रहे हैं वहां के बेसिक के साथ कोई क्लैश नहीं होना चाहिए उस नेगोशिएशन में। यानी जैसे हमारे यहाँ 40,000 रुपए से स्टार्टिंग है तो बेसिक 40,000 से नीचे ही होगा, जो AG1 तक हमारे यहाँ है उससे नीचे ही होंगे। तो उसके लिए वो अलग से कुछ निर्धारित नहीं करता कि उसमें जो है कितना उनको फिटमेंट फैक्टर मिलना है, कितना उनका बेसिक जो है बन के वापस आएगा, बाहर आएगा। तो ये जो बंचिंग की समस्या के ऊपर अब जो एफसीआई में जो बनी है वो बनी इस वजह से क्योंकि जब नेगोशिएशन हो रहा था तो नेगोशिएशन में जो पे स्केल डिजाइन हुआ, कैटेगरीज जो कैटेगरी 3 और 4 का जो पे स्केल डिजाइन हुआ, आपका यहां पर जो एक इनिशियल है, जैसे AG3 का इनिशियल 28,200 रुपया, AG2 का इनिशियल 30,500 रुपया और AG1 का इनिशियल 34,000 रुपया। यही आपने इनिशियल देखा है। इसमें इनिशियल जो आ रहा है वो पीछे के वेज रिवीजन को जो है के इनहेंसमेंट के ऊपर आता है। ठीक है, यही नेगोशिएशन जब हो रहा था, जो आपका पीछे का वेज रिवीजन आप देखेंगे, पीछे 2007 का जो वेज रिवीजन हुआ था उसमें पे स्केल क्या डिजाइन हो गया था। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं AG3 का। ठीक है, AG3 का यहां पर 9300 था, 9300 से स्टार्ट हो रहा है। यहां स्टार्टिंग पॉइंट क्या बनाया गया है, 28,200। अब आप इन दोनों के बीच में जो इनहेंसमेंट है, इनहेंसमेंट का परसेंटेज आप देखेंगे कितना परसेंट इनहेंस कराया। इनहेंस कैसे होता है, वो नेगोशिएशन पे हुआ। यूनियन का यहां पर परसुएशन बहुत ज्यादा मजबूत था, उनके जो तथ्य थे वो बहुत ज्यादा मजबूत थे, इस वजह से ये आपका पे स्केल जो बना 28,200 बन गया। आपका जो डीपी का जो गाइडलाइन है 3/8/17 का, जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए है, बंचिंग के लिए उसने एक वो दे रखी है कि अगर बंचिंग की पॉसिबिलिटीज जहां पर हो जाती हैं, जहां तक उसने जो डिजाइन किया था, उसने डिजाइन इस तरह से किया था कि बंचिंग जो होगी वो पॉसिबल नहीं होगी 15% के फिटमेंट फैक्टर के साथ। वो उसने क्यों बनाया था, क्योंकि 15% का फिटमेंट फैक्टर, फिटमेंट फैक्टर किसके साथ लगता है, फिटमेंट फैक्टर उनके साथ लगता है जो कि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज होते हैं। यानी उसने देखा कि 15% का फिटमेंट फैक्टर जो है वो जो पे स्केल डिजाइन हुआ है उसमें जो फिटमेंट जो इनहेंसमेंट है उससे ज्यादा है। इस वजह से उसको ये पता है कि जहां 15% का फिटमेंट फैक्टर लगेगा वहां पर बंचिंग आ ही नहीं सकती। बंचिंग तभी आएगी जब पे स्केल का जो इनहेंसमेंट है, पिछली वाली से अगली वाली में जो इनहेंसमेंट है वो अगर ज्यादा हो जाए और फिटमेंट फैक्टर कम पे बैठे। तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय के ऊपर अगर आप फिटमेंट फैक्टर कम लग रहा होगा तो जाहिर सी बात है कि वो जो स्केल डिजाइन हुआ है उसके नीचे बैठेगा, यानी उसको इनिशियल पे बैठाना पड़ेगा। और ऐसा कई ग्रुप्स के साथ हो सकता है, जो जूनियर सीनियर होंगे और सब जो है एक जगह पर इनिशियल पे जाके बैठ रहे होंगे। यही समस्या हो गई। यही समस्या जब हो गई कि उस वक्त पर जो AG2 थे, फॉर एग्जांपल कि जो AG2 को हम उठाते हैं, AG2 जो भी थे 2017 की डेट में, यानी 31/12/2016 की डेट में जो लोग भी AG2 थे, ठीक है, मान लीजिए, उन सब की बेसिक जो है डिसाइड की गई पे फिक्सेशन के बाद, वो सब की 30,500 की गई। अब उससे पहले तक उसका जो वेज रिवीजन अगर देखें, उसमें 15% का फिटमेंट फैक्टर हम लगा रहे हैं। फिटमेंट फैक्टर लगाने के बाद उनका बेसिक जो नीचे बैठ रहा था 30,500 नहीं आ रहा था, वो सब का कोई 29,000 बैठ रहा था, किसी का 28,000 समथिंग बैठ रहा था, किसी का जो है 27,000 बैठ रहा होगा जो AG2 थे।
तो उन सबको AG2 के जो है इनिशियल पे बैठाया गया। नियम ही यही है, अगर आपका इनिशियल पे नहीं बैठ रहा है तो आपको इनिशियल पे बैठाया जाता है। सब इनिशियल पे बैठ गए तो बंचिंग की समस्या आ गई यहाँ पर इस तरह से। तो ये FCI में इसलिए ही आ सकी क्यों, और ये कैटेगरी 1 और 2 के साथ नहीं आई, कैटेगरी 2 और 1 के साथ नहीं आएगी, इस वजह से कि वहां पर जो पे स्केल जो पहले से ही DPE ने बना रखा था वो इसी तरह से बनाया ही गया था कि बेसिक में जो है कभी भी जो है निगोशिएशन जैसी चीजें नहीं हो, क्योंकि वो बन के ही आया था। उनका पहले से ही डिजाइन था कि वो 15% का जो फिटमेंट फैक्टर है उसका जो इनहेंसमेंट आप देखेंगे पे स्केल्स का वो 15% से नीचे है, और हमारे यहाँ 23% से ज्यादा का इनहेंसमेंट हुआ है। 23%, आप समझिए कहीं पे स्केल्स की डिजाइन में अगर 23% का इनहेंसमेंट हो जाए तो फिटमेंट फैक्टर 15% तो अपने आप छोटा हो गया, तो बंचिंग की समस्या तो आ गई। तो FCI के केस में इस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। अच्छा, मुझे लगता है अच्छी समस्या है। समस्या देखिए, समस्या अगर जो कोई समाधान अगर उसका निकले और वो फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करे तो वो समस्या तो अच्छी समस्या तो हो ही जाएगी इस तरह से। तो मैं उसी तरफ बढ़ रहा था, ये जो समस्या है इसको एक ऐसा क्या प्रयास हमारे होने वाले हैं या हो रहे हैं जो कि आगे कालांतर में चलकर ये ऐसा कहा जा सके कि एक अच्छी समस्या आई थी जो हमारे लिए कुछ अतिरिक्त जो है धन कह लीजिए, वेतन कह दीजिए, जिसका जो है ये इंतजाम करके गई। तो पीछे ये चीज आती भी थी, बंचिंग के रूप में, बंचिंग का केस जो था हम चाहे RLC हो या फिर मैनेजमेंट के साथ यूनियन के तौर पर परस्यू करते रहे हैं। तो सर इसका समाधान क्या है बंचिंग का, और उसकी रूपरेखा क्या होगी, अब तक उस पर क्या अपडेट है सर? देखिए, इसमें देखिए समाधान की तरफ बाद में जाइएगा। सबसे पहले देखिए कि समस्या आई क्यों है। अच्छा, बंचिंग की समस्या, जो समस्या है वो तो समस्या है कि बंचिंग आएगी तो समाधान इस तरह से होगा, ये तो रूल पहले से ही बना हुआ है। लेकिन यहां पर आज तक वो समस्या बनी हुई है, उसकी वजह क्या है, ये समस्या क्यों बन के आई? मैनेजमेंट के साइड से जब आपको याद होगा जब वे MOU साइन हो गया था और MOU में ये शर्त तय हो गई थी कि अगर बंचिंग की समस्या आती है तो जो DPE ने इसके लिए फॉर्मूला दिया है उस आधार पर इसको ठीक किया जाएगा। ये हो गया तय, ठीक है। यानी सबको पता था कि बंचिंग अगर आएगी तो इस तरह से हम इसका समाधान लेंगे। ये जब MOU, जब MOS बनने की पहले, MOU से MOS बनने से पहले इसकी स्वीकृति ली जाती है फाइनेंशियली, जो है उसके लिए जो अप्रूवल है उसके लिए इसको भेजा गया फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। और फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास क्यों गया? इसका सिंपली जो है हो जाना था मिनिस्ट्री से। आपको एक छोटी सी चीज और याद दिला दें, आपका जो वेज रिवीजन होने, जब नेगोशिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था उससे पहले तक, पहले से ही दिमाग में ये था कितना मतलब आपके इसमें खर्चा आएगा MOU में, मतलब जो साइन होगा MOS बनने के लिए। तो जितने करोड़ भी एक एक्सपेक्टेड जो था, एस्टिमेटेड जो था कि जो है इतना खर्चे में जो है ये नेगोशिएशन कंप्लीट हो जाएगा, तो उस तक की जो है परमिशन के साथ जो है ये नेगोशिएशन स्टार्ट हो गया। लेकिन ये जब बना ना, तो ये जब MOU जब आप देखोगे तो ये उससे कई गुना ऊपर चला गया इसका खर्चा। जितना हमें परमिशन थी नेगोशिएशन की उससे कहीं ज्यादा जो है इसमें खर्चा बढ़ गया था। पे स्केल ही आप देख लें, पे स्केल में इनहेंसमेंट इतना किसी ने उम्मीद नहीं की जितने इनहेंसमेंट इसमें हुआ। जब ये मिनिस्ट्री, अपनी मिनिस्ट्री जो हमारी खाद्य मंत्रालय है, इस तक गया तो ये क्योंकि उससे ज्यादा हो चुका था, इसलिए इसके अप्रूवल के लिए इसको फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास भेजा गया। आप याद करें वो टाइम जब ये सिचुएशन हो रही थी, MOU साइन होने से पहले का जो पीरियड था, MOU साइन होने का पहले का जो पीरियड था, जब 8वीं 9वीं जब मीटिंग हुई थी, जब डेडलॉक बना था, तो मिनिस्ट्री में कोई चीज अभी तो गई भी नहीं है, अभी तो सब कुछ मैनेजमेंट के पास है। और जो भी हो रहा है, देखिए ये मिनिस्ट्री के देखरेख में सारी चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री चुपचाप वहां पे बैठा हुआ, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। आप सईदन अब्बासी जो हमारे EDP उस वक्त का चार्ज मिला था उनको, ED जो है उसका जो है ये नेगोशिएशन का चार्ज उन्हीं के पास था, वही देख रहे थे, वही डील कर रहे थे। और जब ये डेडलॉक बन गया था, याद होगा एक एजुटेशन का नोटिस गया, उस नोटिस के ऊपर CLC ऑफिस पहुंच गई, FCI मैनेजमेंट। और FCI मैनेजमेंट वहां जाने के बाद मुझे नहीं लगता किसी को ये पीरियड याद होगा कि इसमें क्या हो रहा था, और लेकिन वो बड़ा खतरनाक पीरियड था
उस टाइम पर एफसीआई मैनेजमेंट ने सीएलसी के सामने ये बात रखी कि हमारा नेगोशिएशन जो हम इनको ज्यादा चला जा रहा है पैसा। 3,8,17 की गाइडलाइन वहां दिखा रहे थे कि इनका जो बेसिक है वो बेसिक इतना हम इनको प्रोवाइड कर रहे हैं और ये इतना मांग रहे हैं, हम इनको कैसे दे सकते हैं। ये वहां पर हमें बांधने की कोशिश कर रहे थे 3,8,17 की गाइडलाइन में। यूनियन ने वहां पर यही बात रखी थी कि ये गाइडलाइन में हमें कैसे बांध सकते हैं, हमारा तो नेगोशिएशन होना, हमारी जो हमें एक शर्त दे दी गई है कि इसमें क्लैश नहीं होना चाहिए। 40,000 जो हमारा स्टार्टिंग हमारे डिपार्टमेंट में स्टार्टिंग है उससे क्लैश नहीं होना चाहिए। तो वो शर्त है, ना कि उनका कितना बना है यही शर्त है, उतना ही परसेंटेज के हिसाब से ये हमें प्रोवाइड कर देंगे। परसेंटेज वही रख रहे थे ना 2.43 या कितना जो है वो बढ़ाने की जो है सिर्फ बात चल रही थी। वहां पर वहीं से मंशा दिख रही थी कि एफसीआई मैनेजमेंट पूरी कोशिश कर रहा था उस टाइम पर कि हमारा जो बेसिक है वो ना बने जो हम डिमांड कर रहे हैं। कितनी जतन के बाद, कितने झगड़ों के बाद, जब सीएलसी ने भी इस बात को नहीं माना था और फिर वापस टेबल पे आ गई थी, जो डेडलॉक था वो डेडलॉक खत्म हुआ था, फिर हम लोग दोबारा से बातचीत करने को तैयार हो गए थे। तो वहां पर पहले स्टेप पे मैनेजमेंट ने शो कर दिया, मिनिस्ट्री की जो है दखल जो है रहा ही है, पीछे से बैक में रहती ही रही, हमेशा से रही है कि इनको किसी तरह से कम में जो है बांधा जाए। ठीक है, जब वो बांध नहीं पाए और एमओयू एक अपने आप में ऐतिहासिक एमओयू साइन हो रहा था, उसमें बंचिंग भी इन्वॉल्व था, याद रखिएगा। एमओयू जो आप देखेंगे एमओयू कॉपी, तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि बंचिंग की कंडीशन होने पर इस शर्त के आधार पर ये जो फॉर्मूला डीपी ने दिया है उसको ठीक किया जाएगा। यानी एमओयू में ये पार्ट था। जब ये मिनिस्ट्री को जाता है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री यहां पर बचकानी हरकत करती है एक तरह से। वो ये कहती है कि इनको कैसे बंचिंग मिल सकती है जबकि इनको 15% का फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है, और उसके साथ वो उसको जो है कंसीडर करने से मना कर देती है। उसको तुरंत जल्दी जल्दी में उसको कहा जाता है कि नहीं 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 नहीं, हम इसको जो है हम नहीं दे सकते हैं और आप इसको जो है रिजेक्ट, इसको हटा दीजिए, तो हटा दीजिए। इसको एमओएस का एक प्रेशर, एम्प्लॉइज इतने दिन से परेशान है अपने, उसका फायदा उठाने की कोशिश इस टाइम पर कि इसको जो है जल्दी जल्दी एमओएस साइन करा लो। अब नहीं हुई, बंचिंग नहीं हुई। और उस टाइम पर भी जो हमारी पहले तो एमओएस साइन होने वक्त आपको याद होगा, इसको एक एमओएस का एक जो है पॉइंट डलवाया गया एमओएस में कि इसने जो है मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इसको रिजेक्ट किया है, मतलब कंसीडर नहीं किया। रिजेक्ट होना एक अलग है, कंसीडर ना होना है, कंसीडर नहीं किया है और इसको दोबारा से मतलब यूनियन की डिमांड पे इसको दोबारा से भेजा जाए। वो कौन यूनियन थी वहां पे जो साइन कर रही थी? दूसरी यूनियन तो साइन करने भी नहीं आई थी। यानी कुल मिलाकर के ये बंचिंग की समस्या के समाधान के लिए अकेला कौन जूझ रहा है वहां पे? सिर्फ बीकेएन के संग, वहां से। ठीक है, अब बात आती है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो ये बात कही थी, क्या वो ठीक बात थी कि 15% का इनको फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है तो इनको बंचिंग नहीं दी जा सकती? अब यहीं से बात शुरू होती है कि क्या हमें देखना है, हमारी निगाह किस चीज पे होनी चाहिए। सबसे पहला जो कंफ्यूजन था, यही बार बार हम बात कह रहे हैं, हम आरएलसी में भी इसीलिए गए, जो रीजनल कमेटी यूपी बंचिंग के लिए जो है यहाँ केस चला और वो होते हवाते सीजीआईटी तक पहुंच गया। अभी 19 तारीख को इसका जो है उस पर अगली सुनवाई है। और बार बार हम ये बात कह रहे हैं मैनेजमेंट से कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो ये बात कही है वो बिल्कुल कंफ्यूजन में कह गए। वहां पर हमें ये समझना है, हम कोई अलाउंस नहीं मांग रहे हैं, हम कोई सुविधा नहीं मांग रहे हैं। ये एक वो समस्या है जिसको समस्या हर दौर में माना गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमेशा इसको समस्या को समाधान के लिए अपने रूल फॉलो किए हैं। डीपीई ने अपने अलग से रूल बना दिए हैं और इस बार भी डीपीई ने जो 3/8/17 की गाइडलाइन में जो बात कही है बंचिंग के लिए, उस 15% के साथ उसने फॉर्मूला नहीं दिया। उसने कहा 15% के साथ ये पॉसिबल नहीं है कि बंचिंग हो पाए और 10% और 5% फिटमेंट फैक्टर के साथ जो है ये समस्या आएगी। और जो मैंने पीछे बताया ना, पे स्केल जो डिजाइन हुआ है, अगर उसका जो इनहेंसमेंट का परसेंटेज है वो अगर आपके फिटमेंट फैक्टर जो आपको मिल रहा है उससे ज्यादा है तो आपकी बंचिंग आएगी ही आएगी। और जब ये डिजाइन कर रहा था डीपीई अपने जो इतने पीएसयूज हैं उनके एग्जीक्यूटिव्स की बेसिक बनाने के लिए, तो उसने यही बात कही थी कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो इनहेंसमेंट है, जो पे स्केल में जो इनहेंसमेंट हुआ है पुरानी से नए में, उसका जो है परसेंटेज ऑफ जो है इनहेंसमेंट है वो फिटमेंट फैक्टर से कम है। इस वजह से जिसके ऊपर फिटमेंट फैक्टर लगेगा तो वो बंचिंग वाली प्रॉब्लम में नहीं फंसेगा।
हमारे यहाँ क्या हुआ कि हम जब नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो हमारे ऊपर लागू नहीं हो रहा है डायरेक्टली, हमारे ऊपर नेगोशिएशन हो रहा है। नेगोशिएशन के माध्यम से जो हमारा पे स्केल बन रहा है वो हो रहा है लगभग 23% से भी ज्यादा इनहेंसमेंट पे स्केल में, और हमें फिटमेंट फैक्टर मिल रहा है 15%, जो मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर है। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर अगर छोटा है तो अपने आप यहां पर बढ़ा हुआ है इनहेंसमेंट के टाइम पे, तो ये बंचिंग की समस्या आएगी ही आएगी। यही कंफ्यूजन की वजह से जो है मिनिस्ट्री, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, उसने मना किया था। हमारे जिन लोगों ने आज क्लेम करना शुरू किया है कि बंचिंग की वो डिमांड कर रहे हैं, उन लोगों ने तो ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि बंचिंग मिलनी थी, हम पहले से बता रहे थे बंचिंग नहीं मिलेगी। ये बात भी आई थी बीच में, याद होगा आपको, ये आई थी, और कभी इसके लिए कोई लड़ाई नहीं शुरू की। उल्टा जब रीजनल लेवल पर हम यहां लड़ रहे थे इस प्रॉब्लम के लिए, तो मुझे याद है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर यह बात कही गई कि जिस समस्या का कोई समाधान होना ही नहीं है, उसके लिए बेवजह सिर्फ अपनी इमेज बनाने के लिए ये बात की जा रही है। आप समझिए, ये स्टार्टिंग फेज में इस तरह की बातें हमसे कही गई, ठीक है। और आज वही लोग इस लड़ाई में शामिल होने के लिए कोशिश करते हैं, किसी मीटिंग के माध्यम से एक पॉइंट को रख दें कि बंचिंग पे क्या चल रहा है, ताकि वो पेपर पे आ जाए, और पेपर पे जब आ जाएगा तो अगले इलेक्शन के टाइम पे हम जाएंगे एम्प्लॉयज के बीच में और ये कहेंगे हमने भी डिमांड की थी। अब इसमें समझना यह है कि क्या डिमांड, ठीक है आपने की, अच्छी बात है, हर डिमांड के ऊपर लड़ाई बराबर में आनी चाहिए, लोगों को, एम्प्लॉय मैनेजमेंट को लगना चाहिए कि इस पे, यानी कि सारे लोग परेशान हैं, अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन इसकी जो टेक्निकलिटी है ना, उसको कौन समझेगा? हाँ, कौन क्या इसमें कौन समझाएगा? वहां बात यह है कि इसको टेक्निकली, इसको कैसे हमें लेकर के आगे जाना है, हमें कैसे इसके ऊपर समाधान मिल सकता है, हम कैसे इसके ऊपर लड़ाई करें। आपको सबसे पहले जो भी इसको क्लेम भी कर रहा है आज के टाइम पे, उसको साथ में होना चाहिए उसी तरह से जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। अब हम बताते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो हम अपनी जगह ठीक क्यों हैं जी। सीजीआईटी में केस चल रहा है, हाँ, वो अलग है, उसके लड़ाई के लिए वो वहां पर जो है समाधान का जो भी हमें न्याय मिलना होगा वो एक अलग लड़ाई है। आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो जाए उसके लिए हम अलग कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, एनईसी के माध्यम से भी। अब और हम पीछे भी मीटिंग में गए, पीरियोडिकल जब 14 मार्च को मीटिंग हुई, हमने तब भी ये बात कही मैनेजमेंट से, हम इस बार की मीटिंग में भी गए, लगातार मैनेजमेंट एक ही बात कह रहा है कि आप एक प्रपोजल लेके आइए, पिछला प्रपोजल रिजेक्ट हो चुका है, एक नया प्रपोजल दीजिए जिसके ऊपर उसको भेजा जा सके और उसके ऊपर हमें वहां से समाधान मिल सके, ठीक है। इस चीज के ऊपर आप हमें प्रपोजल प्रेषित कीजिए। हम बार बार मैनेजमेंट से कह रहे हैं नया प्रपोजल हम क्यों देंगे, आप हम नए प्रपोजल की तरफ क्यों जाएंगे? सबसे पहले यहां पर शर्त पकड़िए, आप क्या है शर्त पकड़ना? इसे है कि